नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए कल जो है, कल हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में जो हमारा वोकैब सेक्शन था जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के थे जो कि एसएससी में अभी तक पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो है वन वर्ड डाले हुए थे। तो आप लोग वो देखिए और उसको देखिए, बिल्कुल भी मत चूकिए, क्योंकि वो जो वर्ड मैंने डाले हुए हैं आपको ईडियम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपको एक दिन एक वीडियो, एक दिन एक वीडियो, ऐसे ऐसे कर करके आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो वोकैब सेक्शन है, देखिए 8 क्वेश्चन वोकैब सेक्शन से मिल रहे हैं। 25 में अगर आपको 8 मिलते हैं तो इसका मतलब है लगभग 30% आपको वोकैब ही दे रहा है। उसके अलावा और भी वोकैब होती है, फिल इन द ब्लैंक्स और हर जगह पे। तो क्या होगा कि आपको लगभग 50% वोकैब सेक्शन ही मिलता है। तो आपको अगर ये वोकैब सेक्शन तैयार हो गया तो आपके 50% नंबर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है तैयार कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। देखो 1949, यहाँ पे डेट नहीं लिखी है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, ये 1949 को किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? आरबीआई का किया गया था। और हाँ दोस्तों, देखिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स क्या ही बताएं कि जो वीडियो की जो वॉचिंग होती है वो 96% के आसपास जो है वो नॉन सब्सक्राइबर लोग देखते हैं। अब आप सोचिए कि नॉन सब्सक्राइबर अगर 96 देख रहा है तो 4% या 5% के आसपास अगर सब्सक्राइबर देख रहा है तो दोस्तों सोचिए कितनी कम संख्या है आप लोगों की। तो दोस्तों आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जो लोग जो देखते हैं सिर्फ, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका देखिए सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये गंगटोक, वैसे जो सिक्किम है वहाँ गंगटोक पड़ता है, गंगटोक जिला एरिया है, गंगटोक में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है, जो सिक्किम के जो चौथे राजा थे, चोंग्याल, ग्युमेर्द, नाम्याल, नामग्याल, ये इन्होंने की थी। चलिए निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय, अरावली की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो अगर सबसे पुरानी की बात आती है तो हमेशा अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे पुरानी मानी जाती हैं। चलिए 44 नंबर देखिए, भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप सूचक यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ, रिएक्टर पैमाना, स्पीडोमीटर या ओडीमीटर? तो दोस्तों जो भूकंप की को जिस उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है तो वो कौन सा होता है? वो तो सिस्मोग्राफ होता है, ठीक। अब जैसे ये रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाने का काम क्या होता है? रिएक्टर पैमाने का काम होता है कि ये बताना कि भूकंप की जो स्पीड थी वो कितनी थी। चलिए, किसी संघ में जीवों के संयुक्त यानी कि खंडों में जुड़े पैर होते हैं, किन जीवों में होते हैं? संधिपाद, आर्थ्रोपोडा जिसको बोलते हैं, चूर्ण प्रवार या मोलस्का, शूलचर्मी, इक्नोडर्मेटा और सूत्रकृमि यानी कि निमेडोटा। तो जो जिनमें खंडों में जुड़े होते हैं, उनके जो पैर होते हैं यानी कि संयुक्त पैर होते हैं, वो किस में होते हैं? आर्थ्रोपोडा में होते हैं। किस में दोस्तों? आर्थ्रोपोडा में होते हैं। चलिए 46 नंबर देखिए, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? दोस्तों ये खेले जाते हैं 4। कौन कौन से? ये भी मैं आपको बहुत पहले ही इसके पेपर में ही बता चुका हूँ दोस्तों। कौन कौन से खेले जाते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, और कौन सा होता है? यूएस ओपन होता है। तो ये 4 आपके खेले जाते हैं, ठीक है। चलिए, और इनमें ये भी कभी कभार पूछ दिया जाता है कि जो घास पे कौन सा खेला जाता है, कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है, मिट्टी पे कौन सा खेला जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से। तो देखो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। और मिट्टी पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, और विंबलडन जो है वो घास के मैदान पर खेला जाता है। चलिए, जो चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, नागालैंड और तेलंगाना। तो जो चेंचू जनजाति है ये एक आदिवासी जनजाति है। ये वैसे तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पे बाकी तो कोई दे नहीं रखा था, तो तेलंगाना दे रखा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा?
तेलंगाना। और इन लोगों का जो पारस्परिक या कह सकते हैं जो जीवन है वो शिकार पे संबंधित है, शिकार के ऊपर डिपेंड है। चलिए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए, सुकुमार सेन, मिहिर सेन, कल्याण सुंदरम या ओम प्रकाश रावत। तो भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है? वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तेज बहादुर सुप्रू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पीएस शिव स्वामी अय्यर, सैयद अली ईमान। तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पे। पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का इजाद किस सिख गुरु ने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? गुरु अंगद, गुरु हरकिशन, गुरु रामदास या गुरु हर राय। तो जो गुरुमुखी लिपि थी ये गुरु अंगद जी ने स्टार्ट की हुई थी। चलिए 51 नंबर देखिए। ऊर्जा के मापन की इकाई को पहचाने। ऊर्जा की जो मापन की इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? एम्पियर, जूल, वोल्ट या वॉट। तो जो ऊर्जा के मापन की इकाई होती है उसको दोस्तों जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। चलिए 52 नंबर देखिए। संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम के लिए एक पुरस्कार है। किस मतलब संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी जो तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए 53 नंबर देखिए। सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद और नरेंद्र मोदी। तो सिंपल सी बात है कि 2014 के बाद ही ये चीज़ आई थी कि सबका साथ सबका विकास। तो किसने लिखी है? इसके लेखक नरेंद्र मोदी हैं। चलिए 54 देखिए। 54 में लिखा हो मुगल राज्य साम्राज्य के शासकों का सही क्रम। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा फिर जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब, ये क्रम था। फिर उसके बाद बहादुर शाह आया था प्रथम। और ये इस तरीके से। तो सबसे पहले बाबर, तो बाबर तो सभी में है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। फिर हुमायूं के बाद अब 2 ही ऑप्शन बचे हमारे पास ना। देखिए काट लीजिए, हमेशा आपके पास ऑप्शन कम हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और प्रोबेबिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी आपका आंसर उतना सही होता जाएगा। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो देखिए इसमें तो औरंगजेब है, औरंगजेब तो बहुत पीछे था। ठीक है, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह आया था यानी कि सेकंड लास्ट था, तो अकबर। तो यहाँ पे ये देखिए तीसरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें किसी के भी सन याद करने की या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। एक टीवी पे ऐड आता है कि वो साबुन का कोई ऐड आता था कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, इस तरीके से। तो 3 तो आपको यहीं से याद हो जाएंगे। फिर अकबर का बेटा जहांगीर हुआ था, उसके बाद शाहजहां हुआ था और फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम आया था। चलिए, मानव लार में लार नामक एक एंजाइम होता है जो एक जटिल अणु को शर्करा में तोड़ देता है। कल का प्रीवियस ईयर का पेपर ये वहाँ पे आया हुआ था। बस इसमें क्या था, आज उल्टा करके पूछा है, कल इसने इसको दूसरे तरीके से पूछा था। ठीक, चलिए, तो मानव लार में एक लार नामक एक एंजाइम होता है जो एक जटिल अणु को शर्करा में तोड़ देता। कौन होता है? ये एमाइलेज होता है दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके जो प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ या प्रीवियस ईयर कराता हूँ उनको ज़रूर ध्यान से देखा करिए, क्योंकि देखिए उनमें क्या होगा ना कि अगर आप उनको देखते हैं तो आपसे गलतियाँ कम होंगी। क्या होगा? गलतियाँ दोस्तों कम होंगी। चलिए, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो किस में होते हैं? संस्तर यानी कि होरिजन, बी, फिर संस्तर होरिजन सी, संस्तर होरिजन ए, संस्तर होरिजन डी। अच्छा भाई, ये है क्या? कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं। अच्छा, देखो जो संस्तर होरिजन ए होता है, ठीक है, इसमें जो होता है मिट्टी के एक हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के साथ शामिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और मृदा क्षैतिज मिट्टी की सतह के समांतर परतें होती हैं जिनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं ऊपर और नीचे परतों में भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? सी वाला। चलिए फिर 57 नंबर देखिए क्या है। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिससे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। बिहार, केरल, असम या उड़ीसा। तो किसको जाना जाता था दोस्तों? तो ये असम को जाना जाता था। ठीक है,
तो देखो जो इसमें जो प्राग है उसका मतलब होता है पूर्वी, और ज्योतिष का अर्थ होता है एक तारा, इसलिए प्राग ज्योतिष को क्या कहा जाता है, पूर्वी ज्योतिष का शहर के नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए फिर 58 नंबर देखिए, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण मैदान का निर्माण होता है। किस तरीके के मैदान का निर्माण होता है, कास्ट जिसको बोलते हैं, हिमनदीय बोलते हैं, निक्षेपी बोलते हैं, मरुस्थलीय। तो जो चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी जो घुलनशील चट्टानें होती हैं, इनका कास्ट जो होता है इससे ये बन जाता है। जैसे भारत में जो रीवा के पठार हैं, या रांची का पठार है, या चित्रकूट के पास ये पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। चलिए, जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, निर्यात मूल्य स्थिर बने रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब अवमूल्यन आएगा तो उसका स्थिर होगा, ठीक है। निर्यात मूल्यवान हो जाता है, निर्यात मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, वो तो देखिए होगा ही होगा, लेकिन होता क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है वो। तो निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, निर्यात जो होता है वो सस्ता हो जाता है। चलिए फिर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है, राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो ये अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 72(2), अनुच्छेद 71(1) या 74(2). तो दोस्तों ये अनुच्छेद 74(1) में ये पूरी कहानी जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी किस में कही गई है, ये अनुच्छेद 74(1) में कही गई है। बर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने क्षेत्र पर शासन किया था, मगध, उज्जैन, कामरूप या वैशाली। तो किसने किया था, बर्मन राजवंश पे भास्कर वर्मन ने क्षेत्र पर शासन किया था। अच्छा, कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था, बर्मन ने जो है कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। इसका शासनकाल जो था वो 350 CE से लेके 655 CE तक था, ठीक है। आगे देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी चट्टानों का निर्माण शिली भवन प्रक्रिया द्वारा होता है। प्राथमिक चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का या कांतरित चट्टानों का। अच्छा, कौन सी चट्टानों का निर्माण शिली भवन प्रक्रिया अच्छा के द्वारा होता है, अवसादी चट्टानें होती हैं दोस्तों ये, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 63 नंबर, क्या लिखा हुआ 63 नंबर में, भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक यानी कि NMSC फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया। अब देखिए करंट के क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये किसको नियुक्त किया गया, अनूप कुमार सिंह, जी अशोक कुमार, जगदीश खेर और रवि मित्तल। तो जो NMSC फरवरी में नियुक्त किए गए हैं ये कौन है, जी अशोक कुमार है। कौन है, जी अशोक कुमार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है 64 नंबर में, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी को मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब फरवरी 2022 में जीता है। तो राफेल नडाल और मेट पॉविक, डोमिनिक थियम, नोवाक जोकोविच। किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन, अच्छा मैक्सिको ओपन की बात हो रही है, तो दोस्तों ये राफेल नडाल ने जीता है। और इसमें इन्होंने जो है कैमरून नूरी जो है ब्रिटेन के जो हैं उनको हराया था। चलिए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, बिल गेट्स, बिल्बर स्मिथ, जोहान टर्नर या जोसेफ कानरा। तो दोस्तों जो है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों बिल गेट्स ने इसमें लिखा क्या, बिल गेट्स ने इसमें लिखा है कि जो भविष्य में कभी कोई बीमारियां होंगी, ठीक है, उन उपायों को बताया है जो कि भविष्य में आने वाली बीमारियों को रोकने में कारगर होंगी, ये उन्होंने लिखा है इसमें। और बिल गेट्स कौन है, बिल गेट्स दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों की जो श्रेणी है उसमें आता है। अभी तो ये नंबर 1 पे थे, लेकिन ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अभी मालूम हो मैं कह दूं आपसे कि ये नंबर 1 पे हैं, फिर आप कहो कि नहीं सर जी ये तो है ही नहीं नंबर 1 पे, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए फिर यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या क्या है, इंग्लिश तो एक तो आपका लैंग्वेज है और दूसरा कॉम्प्रीहेंशन है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। किट क्या होती है, जैसे आपकी क्रिकेट किट होती है, फुटबॉल किट होती है। कहने का मतलब किट का मतलब होता है जो साज सामान रखे जाते हैं एक जगह पे या किसी एक बैग में, तो एक सामान रखने का बैग भी कह सकते हैं
या साज सामान भी कह सकते हैं। फिर आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, ठीक है। और फिर इन्फॉर्मेशन, जानकारी होती है। एलिमेंट, तत्व होता है। पार्टिकल, पार्टिकल क्या होता है, कण होते हैं। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट सिनोनियम पूछा गया तो किट का तो इक्विपमेंट यहाँ पे सबसे सही बन रहा है, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 67, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। चलिए क्या लिखा, टच ऑल बेसिस। इसका मतलब दोस्तों होता है कि मतलब इसमें आपकी सारी डिज़ायर जो है इंक्लूड हो, या ये कह सकते हैं कि जो ज़रूरत के आपके इक्विपमेंट होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए वो हो, और या जो आप दूसरी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो सीधे कह सकते हैं कि इसमें आप अपनी जो सारी की सारी डिज़ायर हो उसको शामिल कर लीजिए, ठीक है। जब हम इसको शामिल कर लेंगे तो फोर्स समवन टू समथिंग नहीं, इंक्लूड एवरीथिंग। दोस्तों बिल्कुल इंक्लूड एवरीथिंग हो जाएगा। चलिए 68 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, सावधान होता है। क्या होता है, सावधान, ठीक है। ऐसे ही लैक्स, लैक्स का मतलब क्या होता है, ढीला होता है दोस्तों। फिर इनटेंटिव, इसका मतलब क्या होता है, असावधान, लापरवाह या बेपरवाह, ठीक है। खैर लापरवाह अलग होता है लेकिन बेपरवाह अलग होता है। फिर अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है, चेतावनी, और रैश का मतलब क्या होता है, जल्दबाज या उतावला। तो हमको सिनोनियम चाहिए था सावधान का, और दोस्तों इसका जो सावधान हो जाएगा, सावधान का तो अलर्ट, अलर्ट मतलब भी क्या होता है, चेतावनी या सावधान हो जाता है। तो यहाँ पे इसका सही सिनोनियम ये हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रापेशन लिखा हुआ है, कंट्राडिक्शन लिखा हुआ है, कंट्रोवर्सी लिखा हुआ है, और कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ ने करेक्टली स्पेल पूछा है, तो करेक्टली स्पेल इसमें कंट्रापेशन और कंट्राडिक्शन, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल सही लग रही है दोस्तों, कंट्रोवर्सी सही है, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो जब कंट्रोवर्सी सही हो जाएगी तो CONTROVERSY ये कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग होती है। चलिए, आइडेंटिफाई टू सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। अच्छा 70 नंबर देखिए, माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन लिव्स इन शिमला और सिंस हर चाइल्डहुड डेज। अच्छा दोस्तों देखो, आपको भी पता है कि जब जो टेंस होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है, तो जब परफेक्ट टेंस में होता है तब उसमें क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। किसकी आती है, वर्ब की आईएनजी। तो ग्रैंड मदर हैज़ बीन लिविंग इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। तो यहाँ पे हैज़ बीन लिव्स की जगह पे हैज़ बीन लिविंग होना चाहिए था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आइडेंटिफाई द लाइन्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा भाई चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द टीम बिगन सर्चिंग फॉर रीजन फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। अच्छा, द टीम बिगन सर्चिंग फॉर रीजन। अच्छा, टीम जो है सर्च कर रही है रीजन कि फॉर देयर उसकी जो खराब परफॉर्मेंस थी इन टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट में उसकी खराब परफॉर्मेंस थी वो क्या थी। तो रीजन फॉर देयर क्या होना चाहिए। अच्छा, द टीम बिगन सर्चिंग, टीम ने जो है शुरुआत की है सर्चिंग की फॉर रीजन फॉर देयर। दोस्तों यहाँ पे देयर तो नहीं होना चाहिए, इट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, इट्स होना चाहिए। इट्स पुअर परफॉर्मेंस, जो उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी। तो देखिए इन द टूर्नामेंट सही है, द टीम बिगन बिल्कुल सही है, सर्चिंग फॉर रीजन भी सही है, फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, फॉर देयर नहीं फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस, जो उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी उसके बारे में वो लोग सर्च कर रहे थे। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। चलिए भाई लिखा है मेक शॉर्ट फॉर समथिंग। देखिए दोस्तों, जब मेक शॉर्ट फॉर समथिंग कि मतलब किसी चीज़ को जो है मेड शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, किसी काम को जो है छोटा बनाना, तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी उजागर कर देना,
उजागर कर देना बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी ओपन कर देना, खोल देना, तो यानी कि डिस्क्लोज ऑफ क्विकली भी कह सकते हैं। तो एडिट केयरफुली नहीं होगा, रिड्यूस द साइज़ नहीं मतलब है, डिस्पोज ऑफ क्विकली, हाँ ये सही हो सकता है कि डिस्पोज ऑफ क्विकली बहुत जल्दी से ओपन कर देना। चलिए क्या लिखा हो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैनेजेबल लिखा हुआ है, मैनेजेबल लिखा हुआ है, मैनेजेबल, अच्छा मैनेजेबल ही लिखा हुआ है सभी जगह पे। तो जो इसकी करेक्टली स्पेल हो जाएगी वो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, स्पेलिंग देखिए मैनेजेबल होता है MANAGEABLE, एबेल होता है लास्ट में ME, करेक्टली पूछा है। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग तो मैंने बताई दी, MANAGEABLE। दोस्तों ये तो पहले में ही दे रखा है, यहाँ पे ये पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्या दे रखा है, इन दी, क्या लिखा हुआ है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा ग्रामेटिकल एरर है। चलिए द इनवाइटेड गेस्ट प्रिफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफ़ी और चिल्ड ग्रेप्स। अच्छा भाई तो यहाँ पे होना चाहिए द इनवाइटेड गेस्ट प्रिफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफ़ी और चिल्ड ग्रेप्स। और दोस्तों देखिए यहाँ पे चौथे में जो दे रखा है देन हॉट कॉफ़ी, तो यहाँ पे यही गलत लग रहा है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से जाइए तो इसका क्या होता है, पहले प्रिफर आता है, फिर नाउन या जो जीरंड होता है वो आ जाता है, और फिर उसके बाद जीरंड के बाद अगर जीरंड आएगा तो टू लगेगा, फिर नाउन या फिर जीरंड आ जाएगा। तब इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जो क्या था प्रिफर्ड, उसके बाद क्या आएगा, नाउन या जीरंड आ जाएगा। तो जो टू जूस देन हॉट कॉफ़ी, तो यहाँ पे ये जो हॉट कॉफ़ी का जो पैटर्न लिखा था ये थोड़ा सा गलत है। चलिए आगे बढ़िए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक। अच्छा भाई चलिए देखिए, देयर वाज अ यूज इन दी स्टमक, स्टमक में क्या होगा, ट्यूमर, ट्यूबर, ट्रेमर, ट्रेजर, ट्रेजर तो होना चाहिए, ट्रेमर, ट्यूमर होना चाहिए, तो TUMOR, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ट्यूमर। Select the most appropriate word to fill in the blank. The part of this issue is that the investigation officer himself turned out to be the culprit. अच्छा, the part of this issue is that the investigation officer himself turned out to be the culprit। अच्छा इसका मतलब जो मतलब पार्ट का ये जो पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा है कि जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था वही इसमें कल्प्रिट भी था। कल्प्रिट मतलब दोषी कह सकते हैं, दोषी था। तो द फनीएस्ट पार्ट हो जाना चाहिए था, मेजर रियल प्राइमरी का कोई मतलब नहीं था। द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस इशू इज दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हिमसेल्फ टर्न आउट टू बी द कल्प्रिट। चलिए 77 नंबर देखिए, 77 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए एंटोनियम है, एंटोनियम का क्या मतलब होता है दोस्तों, एंटोनियम का मतलब होता है कि विलोम, सॉरी मैं कुछ और सोचने लगा था, एंटोनियम का मतलब होता है विलोम, ठीक है। और जब यहाँ पे जो विलोम दिया हुआ है तो विलोम का देखते हैं कौन कौन सा मीनिंग है, क्या लिखा हुआ है, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है। क्या होता है दोस्तों, परोपकारी, या ये कह सकते हैं कि दयालु। फिर जेनरस, जेनरस का भी मतलब क्या होता है, उदार या दयालु। लिबरल, लिबरल का जो मतलब होता है वो दानशील या उदार ही होता है। फिर फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, अनुकूल या दयालु। फिर स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब होता है रेशेदार या चिपचिपा। ठीक है, तो जो 77 है इसमें जो देखिए स्टिंगी का मतलब सिर्फ चिपचिपा या परोपकारी ही, मतलब सॉरी चिपचिपा ही नहीं होता, रेशेदार भी होता है। या ये कह सकते हैं कि जो दयालु ना हो, परोपकारी ना हो, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टिंगी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल एंटोनियम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सभी का तो मतलब उदार, उदार, अनुकूल, दयालु यही आ रहा है, और स्टिंगी ही यहाँ पे अलग है। अब वो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको जो मिल रहा है आपको उसी में काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 78 नंबर, सेलेक्ट द वन वर्ड
which means the same as the group of word given. One who examines accounts officially. अच्छा भाई, चलिए तो 78 में क्या हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वन वर्ड है, वन हु एग्जामाइंस अकाउंट्स ऑफिशियली, ऑडिटर लिखा हुआ है। अच्छा, ऑडिटर। फिर कलेक्टर, कलेक्टर मतलब जमा करने वाला। एविएटर, एविएटर का मतलब क्या होता है? ये हवाबाज, विमान चालक भी कह सकते हैं। और रेडिएटर, रेडिएटर क्या होता है? जो तापनाशक यंत्र होता है, ये मतलब गर्मी को ठंडा करने के लिए और ठंडे को गर्म करने के लिए एक तरीके से ही कह सकते हैं रेडिएटर जो होता है। तो एग्जामाइंस ऑफ अकाउंट्स डे ऑफिशियली तो क्या हो जाएगा? ऑडिटर। चलिए 9 नंबर, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Swami Vivekananda's vast knowledge of Eastern and Western culture appealed to all those who comes in contact with him. अच्छा भाई चलिए तो देखिए यहाँ पे Swami Vivekananda's vast knowledge of Eastern and Western culture appealed to all those who come in कॉन्टेक्ट्स। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे पहली बात तो है वेस्टर्न कल्चर, ये अपील। तो यहाँ पे ये बात है पास्ट की, तो दोज हु कम नहीं होगा, कम तो आ जाएगा तो प्रेजेंट में, तो कम की जगह पे क्या आएगा? केम इन कॉन्टेक्ट्स विद इन हिम, मतलब जो उनके संपर्क में आता था तो वो क्या था? वो इसी तरीके से ये इनकी जो जानकारियाँ थी जो उनके साथ में जुड़ जाता था ऐसे ही। तो हु केम इन कॉन्टैक्ट। Select the most appropriate word in the fill in the blank. A fresh interest rate cut by Reserve Bank of India would largely on how the monsoon turned out the months ahead. अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? खाली जगह में द फ्रेश इंटरेस्ट रेट कट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड लार्जली डिटरमाइन, डिपेंड, लार्जली डिटरमाइन, लार्जली डिपेंड, लार्जली डिफाइन, लार्जली डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट। अच्छा तो अ फ्रेश इंटरेस्ट रेट कट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड लार्जली डिपेंड ऑन हाउ, डिपेंड ऑन हाउ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑन मानसून टर्न्स आउट द मंथ अहेड। Select the most appropriate word for the given group of bird. A strong and fast moving stream of water. A strong and fast moving stream of water. Trickle, rivulet, क्रीक या टूरेंट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि जो तेज़ी से मूव करने वाला जो वाटर होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो उसको क्या कहते हैं? अच्छा, ये पूछा जा रहा है। तो जो पहला लिखा हुआ है ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद कर बहना, टपकना भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर रिवुलेट का मतलब होता है छोटी नदी या नाला कह सकते हैं। जो क्रीक होती है इसका मतलब होता है खाड़ी या छोटी नदी भी कह सकते हैं। और टोरेंट, टोरेंट का मतलब क्या होता है? धार या प्रवाह। तो यहाँ पे जो 81 में जो हो जाएगा तेज़ से मूविंग करने वाली, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत और तेज़ से मूविंग करने वाली जो स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है, धारा होती है, तो उसको टोरेंट ही कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आई हैड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर स्टरडे। अच्छा, मतलब उसको कोई जानकारी ही नहीं है। तो अच्छा, आई हैड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर स्टरडे। अच्छा, ये पास्ट की बात है, हैड लगा हुआ है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस जो लिखा हुआ है ये तो गलत लिखा हुआ है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, तो अनकाउंटेबल में कभी भी हम लोग उसको प्लूरल या सिंगुलर नहीं कह सकते, वो जो है वो प्लूरल ही है, ठीक। तो यहाँ पे एस या एस का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आई हैड नो इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई जानकारी नहीं है अबाउट द बैंक स्ट्राइक, बैंक स्ट्राइक के बारे में, हड़ताल के बारे में, सो आई वेंट देयर स्टरडे, तो इसलिए मैं वहाँ कल जाऊँगा। तो यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यानी कि नो इन्फॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए था। चलिए 83 देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट एट द टाइम चेंज्ड माई लाइफ फॉर बेटर।
अच्छा भाई, आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज, मतलब एक जो मुझे स्ट्रोक था वो कम एज में ही आ गया था, बट वॉट आई थॉट आई वॉज अ ग्रेट, आई वॉज आई थॉट वॉज अ ग्रेट इंडेंट इंसेंटिव इंडिकेशन इनजस्टिस, ग्रेट इनजस्टिस एट द टाइम चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर। यहाँ पे इनजस्टिस बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन दिस गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। बिफोर इट वॉज मोडिफाइड द लॉ प्रोवाइडेड विद द ओनर कुड टेक possessions of the good at any time, provide that provide on provides as no improvement। अच्छा भाई, तो बिफोर इट वॉज मोडिफाइड द लॉ पीरियड विद, द लॉ पीरियड विद, अच्छा पीरियड विद विद, तो दोस्तों यहाँ पे पीरियड विद जो है चेंज करना है, तो पीरियड विद का क्या मतलब, पीरियड दैट, सॉरी प्रोवाइड विद का मतलब नहीं प्रोवाइड दैट, क्योंकि वो उसको प्रोवाइड कराएगा, तो प्रोवाइड दैट ओनर कुड टेक पोसेशंस ऑफ गुड्स एट एनी टाइम, यहाँ पे ये सही होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्सक्योर लिखा हुआ है, जो ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, ब्लरी, इस तरीके से अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, धुंधला, ठीक है, ऐसे ही क्लियर, क्लियर का मतलब साफ। अब एंटोनियम जब पूछा गया है तो सिंपल सी बात है कि देखिए ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, धुंधला, ब्लरी होता है, तो क्लियर का मतलब तो साफ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग सारे मीनिंग देख लेंगे। फिर अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, संदिग्ध होता है या ये कह सकते हैं कि जो निश्चित ना हो, ठीक है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी। और वेग्यू लिखा हुआ है, वेग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, लेकिन ये सारे शब्द जो हैं अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग प्रयोग होता है, तो आप ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कि अस्पष्ट है तो वो एक जैसा अस्पष्ट है, कुछ चीज़ें कहीं पे यूज़ की जाती हैं तो कुछ चीज़ें कहीं पे दोस्तों। चलिए, यहाँ पे जो है हमको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें हमको जो खाली जगह है इसको भरना है। चलिए, द टू मैन वोड टू वन एंड पार्टेड, डी Artagonan found himself in difficult. He was going to have the 3 duels in a of 3 hours. He thought, if they kill me, I shall be killed by mosquitoes. अच्छा, चलिए भाई 86 नंबर में देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। द टू मैन वोड टू वन एंड पार्टेड, अच्छा, द टू मैन बोट टू वन एंड पार्टेड, ईच एंड पार्टेड, अनदर एंड पार्टेड, सेल्फ एंड पार्टेड, अदर पार्टेड, तो यहाँ पे अनदर एंड पार्टेड हो जाएगा, वन अनदर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आर्टागनन फाउंड हिमसेल्फ इन डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट के बाद कैसा जाएगा, स्टेशन, सिचुएशन, लोकेशन या रिलेशन, तो सिंपल सी बात है कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आएगा। He was going to have 3 duels. He was going to किस में going to figure out, fight, think out, fix, तो he was going to have to fight हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, fight 3 duels in a, तो पहले तो यहाँ पे fight पे टिक करिए, फिर डुएल्स इन अ ऑफ 3 आवर्स, तो 89 में क्या आ जाएगा, मैटर, प्लेस, गैप या टाइम, तो 3 डुएल्स इन अ मैटर ऑफ 3 आवर्स, हाँ मैटर क्योंकि उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पे मैटर हो जाएगा। फिर ही थॉट इफ दे किल मी, ही थॉट इफ दे किल मी एट लीस्ट, लीस्ट, मैक्सिमम, इवन दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने क्या कहा है कि ही थॉट इफ दे किल मी, फिर क्या आ जाएगा, एट लीस्ट आई शैल बी किल्ड बाई मस्कीटर्स, उसने ये कहा कि अगर ये मुझको मार देते हैं तो
जो है एटलीस्ट मैं मारा जाऊँगा किसके द्वारा, मस्कीटर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए हम लोगों के यहाँ पे पूरे 50 के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन थे आपके, इसमें 25 इंग्लिश 25 जीएस के क्वेश्चन थे और यहीं से आपको मेरिट बननी है। तो दोस्तों इसमें तो क्वेश्चन आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे ही, हर हालत में देखने को मिलेंगे। तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, आप मान के चलिएगा कि ये पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल का होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पोर्शन से आपको नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट कराए हैं ये मॉडरेट लेवल के ही थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ में। उसके अलावा जो भी दोस्त देखिए जो 96% सिर्फ वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो दोस्तों वो 96% सभी लोग जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। जो भी चैनल पे नए आता है या जो पहले वीडियो देख चुका है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।